हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं वीके सिंह एक बार फिर से आपके साथ स्वागत करता हूँ द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चे लोग, जैसे कि आपको पता है कि डीएसएसबी की नोटिफिकेशन आई है पीजीटी एग्जाम की लेकर। ठीक है, तो आई होप कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे जिन्होंने पीजीटी का एग्जाम फिल किया होगा डीएसएसबी का। तो इसके साथ साथ में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो देखेंगे कि टीजीटी और पीआरटी की भी जल्द ही परीक्षाएं संभावित तिथि पर हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे डीएसएस भी काम कर रहा है तो इत्मीनान के साथ ये चीज मानकर चलिए कि केवीएस भी अपना काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि अभी ट्रांसफर्स की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अधिकारियों की चल रही है, फिर टीचर्स की होगी। तो जब एक बार ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो पता चलेगा कि कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसी खाली है। ठीक है, तो बात समझिए, यही उसके बाद ही भर्ती की प्रक्रिया को किया जाता है। ओके, तो क्या बस आप लोगों को क्या करना है, जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से और चाहे वो 10 क्लासेस की एप्लीकेशन के माध्यम से, बस आप अपने सुंदर सुंदर से नोट्स बनाकर पढ़ते रहिए। और जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है एप्लीकेशन, उनके लिए बता देते हैं कि नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आपको मिलेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक। लिंक डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करने के बाद आपको दिखाई देंगी कुछ डेमो क्लासेस। जब डेमो क्लासेस हो जाएंगी तो आप ये स्वयं को आप देखिए कि क्या आप लोग आपने सही किया। मतलब आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप संतुष्ट है या नहीं है, या क्या और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि ऐड होनी चाहिए, वो आप हमें बताएं। एनरोल कर सकते हैं आप। एनरोल करेंगे तो जितनी भी क्लासेस में जो भी अलग अलग सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं वो क्या हो जाएंगी, वो अनलॉक हो जाएंगी, उन्हें आप देख पाएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने ले लिया है, फरवरी में हमने स्टार्ट किया था और अभी चल रहा है जून। ठीक है, तो देखिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि कम से कम वो बच्चे आपसे 3 महीने आगे हैं। 3 साढ़े 3 महीने लगभग वो आपसे आगे हैं। तो उन जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज कर लिया है वो अपने फीडबैक जो है वो हमारे जो यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पर उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं। अलग अलग पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हुए हैं, उन्होंने बच्चों ने अपने अपने कमेंट किए फीडबैक को लेकर के उनको ये कोर्स कैसा लगा। ठीक है, तो एक बार आप उनके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको इतना समझ में आ जाए कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप मेरी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। देखिए, समय रहते अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, हम तो करा ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हैं चैनल के माध्यम से, उन सभी को कहीं ना कहीं हम अगले अगले वर्ष तक केवीएस में देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो सबसे पहला रहेगा वो रहेगा गद्यांश। बहुत सुंदर गद्यांश ढूंढ के लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। पढ़ते मैं पढ़ देता हूँ और आप भी पढ़ सकते हैं साथ साथ में। संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ पर निर्देश किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया है। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई हैं। इसके कारण मानव मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर लाइनें इसमें बताई गई हैं कि किस तरह से जो आज का जो मनुष्य है, ठीक है ना, वो किस तरह से घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता, कटुता में खोया हुआ है। यदि आप समय रहते अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ये सब जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो भेदभाव समाज में फैली हुई हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो
जाति पाति को लेकर हो, चाहे वो अमीर गरीबी को लेकर हो, वो आप उससे कहीं जाकर दूर हट सकते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण तो होता है अध्यापक ही। अध्यापक कभी भी किसी भी तरह का जो अध्यापक होंगे, ठीक है ना, वो कभी भी अध्यापक अपने बच्चों में किसी प्रकार का भेद नहीं करता। चाहे वो किसी कौन से परिवार से आ रहा हो, या कौन से धर्म से आ रहा हो, या किस स्पेशल कैटेगरी से आ रहा हो, ठीक है, तो वो कभी भी भेदभाव नहीं करते। तो वही हमारा कर्तव्य भी है, और इसी को हमको आगे बढ़ाना भी है। ठीक है, चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा? जो अधर्म हो रहा है वो कैसे समझ रहा है मनुष्य? संतों के अनुभव से, वर्ण भेद से, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता से, ये अपनी शुभ बुद्धि से। ठीक है, बुद्धि है ये। ठीक है, तो फिर आप समझिए एक बात, अभी मैंने आपको बताया कि आपको कि आप अपने स्वयं की जो आपकी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके आप इन सब चीजों से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर सकते हैं। अगला करें, प्रश्न नंबर 2। अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें। विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? देशों में भिन्नता बढ़ गई, देशों में वैमनस्यता बढ़ी, देशों की दूरियां कम हुई, देशों में विदेशी व्यापार बढ़ा। तो देखेंगे इसका हमने यहाँ पे देखा था नीचे से तीसरी चौथी लाइन कि विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई। ठीक है, देखिए पहले आपको पता ही होगा कि जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम था शुरुआती दौर में, ठीक है ना, वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही लंबा एक प्रोसेस हुआ करता था। एक मैसेंजर दूसरी जगह पे जाने में 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने तक लग जाते थे। डिपेंड करता है कि वो कितनी दूरी पर वो अपना मैसेज पहुंचा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जिस मैसेज को वो लेकर जा गया है, जब तक वो वापस लौट कर आया है तब तक उसका विपरीत रूप सामने देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि उस मैसेज के भेजने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है। क्लियर? पर अभी क्या हो गया है, जितना भी ये जो विज्ञान ने जो प्रगति करी है संचार के साधनों में, आप तुरंत कहीं भी आप हो, विश्व के किसी भी हिस्से में हो, यदि आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो आप तुरंत किसी भी व्यक्ति से अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। आजकल के दौर से आपको पता ही है, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में सभी जो काम है वो कैसे हुए हैं, ऑनलाइन हुए हैं। ठीक है ना, बहुत सारी जो कि राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर की बैठकें हैं वो ऑनलाइन हुई हैं। तो किस लिए हुई है, वो दूरियां जो है कम हो गई, आने जाने का खर्चा बच गया, समय बच गया, मीटिंग अटेंड करो और जो भी अपने वो विचार हैं वो रखो। ये आगे भविष्य में और भी ज्यादा इसमें भी प्रगति दिखाई देगी आपको कि किस तरह से संचार के साधनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 3, देशों की दूरियां कम हो गई। अगला बढ़ते प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहे हैं? प्रश्न नंबर 3 में बताया है कि देश में आज भी कौन सी समस्या है? कौन सी समस्या है देश में आज भी? ठीक है, नफरत की, वर्ण भेद, सांप्रदायिकता, या अमीरी गरीबी। तो देखिए जब आप ये सब चीजें अगर आप समझ लेंगे तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो चीजें जो बढ़ रही हैं, जो चीजें समस्या हो रही है, वो अधिकतर जो चीजें पाई जाती है वो यहाँ पर है आपकी वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था है, जो कि हमारे बहुत पूर्वजों के टाइम में जो 4 वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, तो ये 4 जो वर्ण व्यवस्था है ये आज भी देश को खाए जा रही है। ठीक है, आज भी देश को खाए जा रही है, और इन्हीं के कारण ही ये नफरत, सांप्रदायिकता भी और अमीरी गरीबी भी देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई? ठीक है ना, ये एक देखेंगे यहाँ पर आपको मिला था ये नीचे कि इसके कारण, किसके कारण, ठीक है ना,
किसके कारण हुआ ऐसा? जी, तो आप देखेंगे यहाँ पर यदि हम पढ़ें, आ जाइए यहाँ पर। आ, हाँ, धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना किसी और कारण से नहीं। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को जब आगे हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमको लेगा इसके कारण। ठीक है, किसके कारण? यही है जो धर्म वाली बात की गई है, के कारण मानव में घृणा, वैमनस्यता, कटुता में कमी नहीं आई है। ठीक है, तो अब देखिए धर्म वाला शब्द नहीं है पर उसका एक ऐसा शब्द दे दिया है जो मैंने बताया कि 4 वर्णों में जो बांटा गया। ठीक है ना, वो आ गया है हमारा, ये रहा वर्ण भेद के कारण। ठीक है, कभी कभी हमको शब्दों के साथ थोड़ा सा देखना है कि किस तरह से हम अपने आंसर को खोज सकते हैं। अगला करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? एकमात्र साधन क्या है? अभी आपको बताया था ना, शिक्षक। शिक्षक, ठीक है, तो शिक्षक होंगे तो यानी कि शिक्षा, ये रहा कि मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। यानी कि जितना ज्यादा शिक्षा को बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना ही मानवों में मूल्यों का विकास होगा। ठीक है, उतना ही वो सब चीजों से बाहर निकाल पाएगा स्वयं को। ठीक है ना, जाति पाति धर्म वर्ण व्यवस्था को बाहर निकल पाएगा और वो हमारे समाज के लिए भी हितकारी होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा गद्यांश। चलते हैं अन्य प्रश्नों पे व्याकरण के। पहला प्रश्न है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? जी बताइए, सही उदाहरण है कौन सा है? सही उदाहरण देखिए, आपको कई बार बताया मैंने कि जो सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हिंदी में भी लिख देता हूँ, आपको 6 लिखना आ जाएगा, कई बार बताया भी है। हिंदी में क्या होता है? 6 भेद होते हैं। कैसे इसकी पहचान करेंगे? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ट्रिक क्या थी मेरे को बताए हुए बहुत समय हो गया और लगातार बताता जा रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि वो 6 भेद कौन से होते हैं। आपको समय देता हूँ मैं 30 सेकंड का। 30 सेकंड के बाद फिर मैं स्वयं खुद लिख दूंगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण इनमें से है। चलिए, हो गया है समय। देखिए, मैंने आपको सर्वनाम के 6 भेद याद रखने का एक ट्रिक, एक लाइन बताई थी। क्या? कि पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और अनिश्चय से होता है। तो देखेंगे यह क्या? पुरुषवाचक, ये निजवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये होता है 6 भेद। अब देखेंगे यहाँ पर निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है? जब कोई चीज आपके सामने हो और उसके बारे में आप थोड़े कंफर्म भी हो। ठीक है, आपको कंफर्म हो उसके बारे में, तो वहां पर आपको कहेंगे वो निश्चयवाचक आपका होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि कौन सा रहेगा निश्चयवाचक वाला। देखिए, अरे नलायक, तू इधर क्या कर रहा है? ठीक है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है? तो देखेंगे कि जब निश्चयवाचक की बात की गई है, किसी चीज के बारे में, एकदम किसी चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है इस पुस्तक। तो ये जो इस वाले जो शब्द होते हैं, इस, ये, ठीक है ना, वे, ये सब हमारे आते हैं निश्चयवाचक में, याद रखना। और अनिश्चयवाचक में क्या आ सकता है? कोई, कुछ। ठीक है, देखिए, पहले भी मैंने कई बार बताया, तो आप थोड़ा सा ध्यान भी रखा करें। कुछ बच्चे बताने के बावजूद भी, सर्वनाम इतना इजी सा टॉपिक है, उसमें भी गलतियां आप लोग कर रहे हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सीता हंसती है, मोहन जाता है, राधा दौड़ती है, राम फल खाता है। सकर्मक क्रिया बताइए, जल्दी से आंसर करिए।
कि सकर्मक क्रिया क्या होगी इसमें से? सिंपल है, जब भी मैंने आपको बताया कि आपको सकर्मक क्रिया आपको पता करनी हो तो उसकी पहचान कैसे होगी, तो आप वाक्य जब पढ़ेंगे तो उसमें ढूंढेंगे क्या, ठीक है, क्या। जैसे ही आपको क्या क्या उत्तर अगर मिलता है तो आपकी वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। अगर क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया। तो देखिए कि अगर हम इसमें लगाएंगे कि सीता हंसती है, इसमें अगर हम क्या क्या उत्तर ढूंढेंगे तो आपको उत्तर नहीं दिखाई देगा। मोहन जाता है, क्या जाता है? नहीं दिखाई देगा। राधा दौड़ती है, क्या दौड़ती है? नहीं दिखाई देगा। राम फल खाता है, हाँ इसमें दिखाई देगा कि राम क्या खाता है? फल खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म जुड़ा हुआ है क्रिया के साथ में, तो यही हमारा क्या है? आंसर नंबर डी, सकर्मक क्रिया। बहुत इजी इजी टॉपिक है, ठीक है ना। और इनको डिटेल में तो मैंने आपको बताऊं, जो जोरावर क्लासिक की एप्लीकेशन है वहां पर आपको पूरा एकदम बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना रखी है, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझा रखी है, बशर्ते आपने उसको ध्यान से अपना पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, पहले सकर्मक था, अब बताएंगे अकर्मक। मैंने आपको बता ही दिया है वो क्या वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब देखेंगे अगर यहाँ पर क्या वाला आपको अगर नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सकर्मक में क्या वाला मिलना चाहिए और अकर्मक में नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, गीता खाना पकाती है, क्या पकाती है? खाना पकाती है, तो ये तो नहीं होगा। श्याम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है, ये भी नहीं होगा। सीता गाती है, क्या गाती है? यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अगला देखिए, माता फल काटती है, तो फल है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया अकर्मक क्रिया, आंसर नंबर सी। ठीक है, देखिए इतना इजी है ये टॉपिक, बशर्ते आप उसको ध्यान से और समय रहते पढ़ लीजिए। आपके ही काम की बात करते हैं हमेशा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तक का प्लूरल क्या है? बताइए। पुस्तकें, पुस्तकों, ये तो शब्द ही गलत है, और पुस्तकाएं। जी, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, पुस्तकें भी बोल सकते हैं और पुस्तकों भी बोल सकते हैं, बट हिंदी मानक मानक जो हिंदी के हिसाब से अगर हम बात करें, जी बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है बच्चों का, तो हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका ए, पुस्तकें ही आपका इसका बहुवचन होगा, पुस्तकों नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है आपके बोलचाल की भाषा में आप इस्तेमाल करते हो, पुस्तकों को ले आओ, ठीक है ना, पर वो नहीं होगा। आपको अगर बोलना है तो पुस्तकें ले आओ। अगला बढ़े, प्रश्न नंबर 10, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक प्रकार की देखिए ये डेफिनेशन है, ठीक है ना, परिभाषा है एक प्रकार की। तो देखते हैं किसकी परिभाषा है ये, वचन, कारक, लिंग या क्रिया। देखिए, जब बात कर रहा है कि जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध हो रहा हो, तो जब पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होगा तो वो सीधा सीधा हमारा, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी शब्द के बारे में, जैसे हम कह रहे हैं ना, नदी बहती है, ठीक है ना, और केला खाया जाता है, सीता रोटी पकाती है, ठीक है, मोहन बाजार जाता है। तो देखेंगे आपके आपको किस चीज से पता लग रहा है ये इनमें से? जी बहुत बढ़िया, आंसर नंबर सी, लिंग ही इसका एक प्रकार आंसर है, और ये एक प्रकार की इसकी परिभाषा भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे लोग, आप इसी तरह से ज्वाइन जिन्होंने बच्चों ने कर लिया है, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो पता नहीं, मेरे समझ नहीं आता, वो ज्वाइन करते हैं और तुरंत भाग जाते हैं, उनको लगता है कि क्या यार हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी क्या पढ़नी बेटा, पता लगेगा जब आपको, जब 20 क्वेश्चन आएंगे और जब आपको ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, जब आपको ये जब कंफ्यूज करेंगे और आप इसका उत्तर देने में स्वयं को असमर्थ महसूस करेंगे, तब आपको याद आएगी कि काश हम समय रहते डेली क्लास ले लिए होते। ठीक है, क्योंकि ये सारा एफर्ट आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना।
एक वीडियो को तैयार करने में कम से कम ये लगा लीजिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना। तो यदि हम आपके लिए समय निकाल रहे हैं तो आपकी भी ये मेहनत होनी चाहिए कि आप स्वयं भी चीजों को डेली देखें, उनको नोट्स बनाएं। ये सब आपके लिए ही हो रहा है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। हम तो ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे अपनी अपनी चीजों को सब्जेक्ट वाइज। आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा करिए। फिर पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर आए। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए, जो काम हुआ है मारने का, ठीक है ना, वो किसी के द्वारा हुआ है, ठीक है ना, मेरी बात समझिए ना। जो काम हुआ है, मारा तो श्याम को है, पर यहाँ पे अगर मान लेंगे कि किसने, ठीक है ना, कोई भी जो काम हुआ है वो किसने किया है, अगर वहां पे वो उपस्थित है तो वो कौन सा कारक कहलाएगा? देखिए, करण कारक अप्रधान तो नहीं होगा, ठीक है ना, सिंपल सा है। जब मैंने बता दिया कि वो काम जो है किसने किया, तो सिंपल सिंपल वो क्या पूछ रहा है आपका? कर्ता कारक, ठीक है, इजंट इट? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन बताइए। वर्षा, जैसे कि आपको पता है कि बस कुछ ही समय बाद आपको वर्षा ऋतु देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि भारत के जो पश्चिमी हिस्से हैं, पश्चिमी नहीं, जो भारत का ये पूर्वी हिस्से हैं, ठीक है ना, वहां पर वर्षा भी देखी जा रही हो। तो उसका बहुवचन क्या होगा? वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा या वर्षागण? तो वर्षागण तो होगा नहीं। इन तीनों में बताइए कि वर्षा का बहुवचन क्या होगा? जी, वर्षा का सही बहुवचन, बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, एज इट इज होगा। वर्षा का, वर्षा शब्द में आप कुछ भी ना तो जोड़ सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। घटाने की बात तो नहीं है, पर आप कुछ नहीं जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो वर्षाएं है, ना ही वर्षाओं है, वर्षा तो वर्षा ही होगा। जैसे पानी का पानी रहता है, पानी का कोई भी बहुवचन नहीं बदल सकते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? कड़वाहट, ठीक है। कड़वाहट शब्द कैसा है? कैसा है बताइए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? जी, तो ये संज्ञा शब्द है कड़वाहट, पर कैसा है आपको बताना है। देखिए, व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक में तो किसी का नाम की उपस्थिति होती है, और जातिवाचक में भी किसी नाम या किसी कैटेगरी की उपस्थिति होती है, एक ग्रुप का नेम बताते हैं, अ काइंड ऑफ कैटेगरी, ठीक है। भाववाचक में क्या होता है? हमेशा आपको पता है कि भाववाचक की यदि आपको पहचान करनी है तो उस शब्द को पढ़ के उस स्वयं को सोचे कि ये जो शब्द है क्या हम इसको महसूस कर सकते हैं या हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। अगर वो महसूस कर सकते हैं तो वो आपका बन जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अगर आप वो देख सकते हैं तो वो अन्य संज्ञाएं बनेगी, ठीक है, भाववाचक नहीं बनेगी। भाववाचक के लिए बस चीजें आप लोग महसूस कर सकते हैं। अब जो कड़वाहट है, ठीक है, कड़वाहट किसी, जब जब भी आप कोई फल या कोई सब्जी ऐसी खा रहे हैं या कोई और वस्तु खा रहे हैं, तो उसमें आप महसूस करेंगे कि आप एक कोई चीज कड़वाहट है, जैसे करेला है, नीम है, ठीक है, या कोई अन्य फल, ठीक है, जो कि अभी मीठा नहीं हुआ है, तो वो आपको कड़वा वाला भाव देगा। तो देखिए, कड़वाहट जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है, वो आप उसको स्वयं से अपनी जो आंखें हैं उससे देख नहीं पाएंगे, ठीक है, बट महसूस कर पाएंगे। जब महसूस कर पा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वो हमारी क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, तो रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। जी, बताइए। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, इसमें रेखांकित किया है राकेश को, तो इसमें से कौन सा आप एक उत्तर राकेश के लिए देना चाहेंगे? जी, बताइए। परिश्रमी है, संघर्षरत है, श्रमिक है या श्रमवान है? देखिए, जब मेहनत शब्द आ गया है तो मेहनत मेहनत के साथ में आप ये ध्यान रखना, परिश्रम ही जुड़ेगा,
ठीक है ना। मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते। तो वही बात है, परिश्रम करने वाले कभी असफल नहीं होते। संघर्षरत यहाँ पे वाली कोई बात नहीं की गई है, ठीक है ना। एज इट इज आपको आंसर मिल जाएगा, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियोस को देखते रहें। किस वाक्यांश के लिए दिया गया हुआ एक शब्द नहीं है, यानी कि क्या हो गए, इनमें से एक जो है वो गलत है और 3 है वो सही है वाक्यांश के लिए, ठीक है। जिस स्त्री का जिस स्त्री को कोई संतान ना हो बांझ कहते हैं, ठीक है, एज इट इज करेक्ट है। जो बहुत बोलता हो मितभाषी, मितभाषी। आगे देखिए, क्रम के अनुसार यथा कर्म, ये भी ठीक है। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, ये भी याद है। अब देखिए कहाँ पे गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, मितभाषी नहीं होता। जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाचाल। दोबारा से लिख देता हूँ, जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल, ठीक है। वाचाल बोलते हैं जो बहुत बोलता है, और जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी, ठीक है। जो कम बोलता है उसे क्या बोलेंगे, मितभाषी। क्लियर होगी बात, दोनों शब्द आप लिख लीजिए। चलिए अगला लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। 16 में क्या पूछा है, चिर और चीर का अर्थ क्या है, ठीक है। चिर पूछा है और चीर पूछा है, एक में ई की मात्रा, एक में ई की मात्रा, ठीक है। दोनों में अलग अलग मात्रा है, शब्द एक ही है लगभग। नया पुराना, नया पुराना, किला कास, पुराना कपड़ा, चर और अचर। यहाँ पे चर और अचर की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात है आपको बताएं, जो चिर शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ये ज्यादातर तत्सम जो शब्द लिखे होते हैं उनके साथ में जुड़कर याद होता है। जैसे कि हम बोलेंगे चिरकाल, ठीक है ना, चिरंजीवी, ठीक, और चिरायु, ठीक। तो ये शब्द जो है, ये चिर जो शब्द है इसका मतलब है पुराना, पुराना, याद रखें, पुराना। और ये जो कपड़ा है इसको बोलते हैं चीर, ठीक है ना। आपने देख कहीं ना कहीं सुना होगा ना, चीर हरण, ठीक है। चीर हरण हुआ था द्रौपदी का महाभारत में, ठीक है। किसकी सभा में, भीष्म पिता की या फिर धृतराष्ट्र की या धृष्टद्युम्न की या शांतनु की, बताइए जल्दी कमेंट करके। तो चीर क्या हो गया, कपड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आसान सा प्रश्न है, देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो, ऐसे भी याद रख सकते हैं, गो का अर्थ है, अर्थ नहीं है, सॉरी, ठीक है, अर्थ नहीं है। यानी कि क्या होंगे, इसके 3 तो अर्थ होंगे और एक जो है वो अर्थ नहीं होगा। तो देखते हैं क्या है, गो से गौ, ठीक है, अगर ऐसे भी लिखा है तो भी ठीक है, ठीक। गाय हो गया, नदी को गो बोलते हैं और इंद्रिय को भी गोल बोलते हैं, ठीक है, गो बोलते हैं। क्या है यहाँ पे गलत, गज। गज क्या है भाई, गज तो आपका एलिफेंट है, ठीक है। गज क्या होता है, एलिफेंट होता है, गजराज, ठीक है। अगला बढ़े, अगला है प्रश्न नंबर 18। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुराई का विलोम नहीं है, ठीक है ना, बुराई का विलोम नहीं है, बताइए जल्दी से। चलिए एक बार दोबारा देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बुराई का विलोम है, बुराई का विलोम है, बताइए। बेहतरीन, बढ़िया, अच्छा या कोई नहीं। तो बुराई का विलोम क्या है, इनमें से कोई भी बुराई का विलोम नहीं है। बुराई का विलोम क्या होगा, बुराई का विलोम होगा अच्छाई, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छा का जो विलोम शब्द है वो है बुरा, इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर डी। क्लियर। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। जी बताइए, धूसर किसका प्राय है, धूसर अश्व
मेघ, गर्दभ और अजा। जी बताइए जल्दी से, किसका प्राय है धूसर? धूसर, धूसर बताते हैं, धूसर एक कलर होता है, एक प्रकार का रंग है धूसर। ठीक है, कैसा इसको बोल देते हैं? मटमैला। ठीक है ना, जो ब्राउन शेड देता है थोड़ा सा, मिट्टी वाला कलर, ठीक है ना, उसे बोल देंगे मटमैला। तो जो धूसर है वो किसका प्राय है बताइए? धूसर, जल्दी से। देखिए जो धूसर है वो एक प्रकार का उपनाम भी हो सकता है इन सब में, अश्व का। क्या आपको अश्व का कलर ऐसा दिखता है मटमैला? नहीं। मेघ का दिखता है? जी, तो देखेंगे अश्व यहाँ पे हॉर्स, मेघ यहाँ पे क्लाउड, गर्दई यहाँ पे डंकी, ठीक है, और अजा यहाँ पे गॉड। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा, जो धूसर है वो किसके रंग का दिखता है आपको? वो है आपका गर्दभ, गधा। ठीक है, क्या पता आपको अगले जब भी ऐसा प्रश्न, क्योंकि प्रश्न आया हुआ है तो वहां पे गधा नहीं लिखा है, यहाँ पे सभी जो लिखे हैं ये आपके तत्सम शब्द लिखे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसी चीज शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए। अगला देखेंगे कि प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वह क्या कहलाती है? देखिए ये एक प्रकार की परिभाषा है, किसकी है? स्वर, शब्द, व्यंजन या संयुक्ताक्षर, किसकी है ये परिभाषा? ये परिभाषा है आपकी व्यंजन की। व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकते। कैसे, इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए ये दो हैं, ये है आपका स्वर, ये है आपका व्यंजन, और यदि हम इसका विच्छेद करें तो इसके अंदर भी आपको स्वर दिख जाएगा। ठीक है ना, तो ये बिना स्वर के नहीं बोल सकते। ठीक है ना, आप इसको नहीं बोल सकते। आपको अगर ये बोलना है, ये बोलना है, तो इसमें आपको ये जितने भी आपके जो 11 स्वर है उनमें से आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी आप उसको बोल पाएंगे। ठीक है, तभी आप व्यंजनों को बोल पाएंगे। क्लियर? तो आज के जो 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जल्दी से अपना बताइए आपके, आपका स्कोर कितना रहा? जल्दी से अपना स्कोर आप शेयर कीजिए कि आपका स्कोर, और देखिए आप स्कोर ना अपना बाहर जाके कमेंट्स में किए करा करो, ताकि उसको देख पाए, क्योंकि जो लाइव क्लास के जो कमेंट आप कर रहे हैं वो आपका अलग चैट में रहते हैं, लाइव चैट में। आप नीचे जब जाते हैं वीडियो के नीचे जहाँ पे कमेंट्स लिखा होता है, वहां पर जाके आप अपना टाइप किया करें स्कोर बोर्ड, ताकि आप उसको देख पाए, वो तुरंत आप देख पाते हैं। वरना क्या होता है कि वो जो कमेंट है, जो आपके कमेंट्स आपने जो स्कोर किया है, उसके लिए वीडियो को प्ले करना पड़ता है। इतनी सी बात आप मेरी समझिए, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर कमेंट्स में लिख देते हैं तो आप उसमें वीडियो को प्ले करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ सकते हैं। स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो दोबारा चलेंगे, तब तक अपना और अपना घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।